हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम है संदीप और आप सभी का वेलकम है नथिंग इम्पॉसिबल के यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी वाले यूनिट से 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे जो कि विगत वर्षों में पूछे गए हैं। और ये हमारा पार्ट 6 है। जैसा कि आपको पता है कि हम हर यूनिट को एक सीरीज वाइज जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे कि हर वीडियो में हम 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेते हैं और डिटेल में उसको समझाने का प्रयास करते हैं। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन को बस मैं कवर आउट कराता हूं, उससे जुड़े जो भी डिटेल्स होते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, उनको भी बताने का प्रयास करता हूं। और उसके साथ ही साथ मैं कहता हूं कि आप इन सभी प्रश्नों को प्रैक्टिस सेट की तरह अटेम्प्ट करें, ताकि इनमें से अगर क्वेश्चन कभी रिपीट भी हो आपके एग्जाम में तो आप उस क्वेश्चन का आंसर दे पाएँ। तो इस वीडियो में भी आप प्रयास करिएगा, जो भी क्वेश्चन का आंसर आप सभी को पता होगा उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और इसके साथ ही साथ अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से परिचालन विधि जिसको ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है, तो इस तरीके से आप इसको समझिए। निम्नलिखित में से ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण कौन सा है? तो आपको इन चारों विकल्पों में से बताना है कि कौन सा ऐसा विकल्प है जो ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है, उसे ही हमें बताना है। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आप सभी को पता होगा, कोई भी कंप्यूटर हो या फ़ोन हो बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के नहीं चलता है। ज़्यादातर जो कंप्यूटर होते हैं उनमें अलग अलग कंपनी या अलग अलग जो है ऑपरेटिंग सिस्टम से पूरा कंप्यूटर जो है ऑपरेट होता है। तो आपको वही बताना है कि इन सभी विकल्पों में से कौन सा विकल्प ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। पहला देखिए ऑप्शन जो है इसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, बी ऑप्शन दिया गया माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, सी ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस और डी ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। तो कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। तो माइक्रोसॉफ्ट जो विंडोज़ है वो आपका कंप्यूटर का एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और इसमें भी कई सीरीज है, यानी कि अलग अलग वर्जन है। जैसे 7 है आपका, फिर उसके बाद से 8 है, फिर उसके बाद से 10 है। यानी कि इसकी जो है एक सीरीज टाइप में जो है इस ऑपरेटिंग सिस्टम की जो है डेवलप की जा चुकी है इस कंपनी के द्वारा। तो ये क्या है, एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है जिससे आपका कंप्यूटर ऑपरेट होता है। यूँ कह लीजिए कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच में जो है ये एक तरीके से जोड़ने का काम करता है एक दूसरे से, और पूरा कंप्यूटर आपका जो है ऑपरेटिंग सिस्टम से ही ऑपरेट होता है। और उसके बाद से ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है इसका एक सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की, जिसमें हम वर्ड से रिलेटेड चाहे लेटर लिखना हो या कोई भी टेक्स्ट लिखने का काम हो हम इस सॉफ्टवेयर में करते हैं। फिर दूसरा जो है आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ये भी एक प्रकार का जो है सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की, जिसमें हम सीट वगैरह वगैरह चाहे टेबल वगैरह जो है उसको बनाते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। और उसके बाद से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं बनता, लेकिन इन दोनों के बारे में भी आपको याद रहना चाहिए। और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ जो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये भी याद रखना है। और जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है वो अमेरिका की एक सॉफ्टवेयर कंपनी है और इसके जो संस्थापक हैं बिल गेट्स हैं। आप लोग उनसे ज़रूर परिचित होंगे, क्योंकि वो हर समय जो है न्यूज़ में या तो कभी वो उनकी जो है कंपनी की वैल्यू बढ़ गई है या वो सबसे रिचेस्ट पर्सन हो गए, इस तरीके से आपको न्यूज़ में हमेशा सुनने को मिलता होगा। तो आप उनसे ज़रूर परिचित होंगे। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा दशमलव संख्या जो है 23 का दोहरा समानार्थी यानी कि बाइनरी इक्विवेलेंट है। यानी कि आपको 23 का बाइनरी इक्विवेलेंट निकालना है और बताना है इन चारों विकल्पों में से कि 23 का बाइनरी इक्विवेलेंट कौन सा ऑप्शन है। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में या 1-2 वीडियो में मैंने बताया कि कैसे आप बाइनरी इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं किसी भी नंबर का। तो आपको सबसे पहले इस वीडियो में भी मैं फास्टली करके आपको बता देता हूं, अगर आपको याद होगा तो आप निकाल कर इसका आंसर जरूर बताइएगा। आपको 23 को लिख लेना है और आपको 2 से इसको डिवाइड करते जाना है। देखिए, 2 से जब डिवाइड करेंगे हम तो यहाँ पर आपका जाएगा ये 11 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 2 एकम 2 आपका 1 यहाँ पे आ जाएगा, 2 एकम 2 यहाँ पे 1 आ जाएगा और शेष आपका 1 बच जाएगा। फिर 2 से जब हम भाग देते हैं तो 5 यहाँ पे आ जाएगा, आपका 1 शेष यहाँ पे बच जाएगा। फिर 2 से भाग देंगे हम यहाँ पर तो आपका यहाँ पे 2 आ जाएगा और आपका शेष यहाँ पे 1 बच जाएगा। फिर 2 से जब हम भाग देते हैं तो यहाँ पर 1 आ जाएगा आपका और यहाँ पे 0 आ जाएगा। और लिखने का तरीका मैंने आप सभी को बताया था कि बाइनरी नंबर कैसे लिखते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ, यानी कि नीचे वाली संख्या को सबसे पहले लिखेंगे यानी 1, फिर उसके बाद 0, 1,
फिर उसके बाद 1 और 1। इस प्रकार से आपका ये बाइनरी इक्विवेलेंट 23 जो नंबर है उसका निकल चुका है और आप विकल्प में देखकर आप उसका सही ट्रिक लगा सकते हैं। जैसे हमारा जो है ऑप्शन बी राइट हो जाएगा क्योंकि हमने इसको ही फाइंड किया है। तो सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर हमेशा करेक्ट रहेगा। तो आप सॉल्व करके ही बाइनरी इक्विवेलेंट नंबर जो है परीक्षा में अपना निकालें और उसके बाद से आपका आंसर राइट हो जाएगा। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अन्य से भिन्न है, यानी कि इन चारों विकल्पों में से एक ऐसा ऑप्शन है जो सभी से भिन्न है और उसे ही हमें बताना है। देखिए पहला जो ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है गूगल, बी ऑप्शन है आपका विंडोज़ और सी ऑप्शन है लाइनेक्स और डी ऑप्शन है मैक। तो आपको बताना है कि इन चारों विकल्पों में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो उन तीनों से अलग है। देखिए सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं और डेट मैंने मेंशन कर रखा है ताकि आपको डेट के बारे में भी पता चले कि ये क्वेश्चन किस डेट में पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा गूगल। गूगल जो है इन तीनों विकल्पों से भिन्न है। कैसे भिन्न है? क्योंकि गूगल एक सर्च इंजन है। आप सभी गूगल को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। कोई भी जानकारी जब आपको नहीं पता होती है तो आप तुरंत गूगल के सर्च बार में जो है सर्च कर देते हैं और उसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है आपके डिस्प्ले पे दिखाई देने लगता है। और उसके बाद से ये नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में बात करें बी, यहाँ पे विंडोज़ दिया गया। तो विंडोज़ जो है आपका यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज़ के 7 आता है, 8 है, फिर उसके बाद से 10 है। इस प्रकार से इसके कई ऑपरेटिंग सिस्टम है जिससे आपके कंप्यूटर के सिस्टम ऑपरेट होते हैं। अभी मैंने इसके बारे में ऊपर बताया। लाइनेक्स भी जो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और मैक जो है आपका ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो एप्पल का जो आप आईपैड या फ़ोन या फिर आप डेस्कटॉप या लैपटॉप कुछ भी यूज करते हैं तो उसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल होता है मैक का, ये एप्पल का खुद का डेवलप ऑपरेटिंग सिस्टम है। आपको याद रखना है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैं उसको बताता हुआ चल रहा हूँ कि क्वेश्चन से हट के भी आपसे अगर क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएँ तो वो आप उनको सॉल्व कर लें। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि एक कंप्यूटर अपने डाटा में कहाँ पर कुछ जोड़ता और उसकी तुलना करता है। आपको इन चारों विकल्पों में से बताना है। आई होप कि आपको इसका आंसर पता होगा। जब भी कोई ह्यूमन भी होता है कुछ भी जोड़ने घटाना या कुछ सोचने की बात होती है तो अपने माइंड से करता है। तो आई होप कि आपको ये पता चल गया होगा कि कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा। तो यहाँ पे देखिए 4 विकल्प दिए गए हैं। CPU पहला है, B ऑप्शन है मेमोरी, C ऑप्शन है हार्ड डिस्क और D ऑप्शन है फ्लॉपी डिस्क। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए CPU। CPU जो है आपका डाटा में जो है कुछ भी जोड़ने का कार्य करता है और कुछ भी इंफॉर्मेशन के बीच में तुलना करने का काम कौन करता है? CPU। इसका फुल फॉर्म भी आपको पता होगा, मैंने बताया है। कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट जो है इसका फुल फॉर्म होता है। ये कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है, माइंड होता है। सोचने, डाटा को डाटा के बारे में जो है जोड़ना और कोई भी इंफॉर्मेशन की तुलना करना, ये कहाँ पे होता है? मस्तिष्क में होता है। क्योंकि इंसान भी अपने माइंड में ही ये सारी इंफॉर्मेशन के बारे में सोचता है, तुलना करता है। तो उसी प्रकार से कंप्यूटर का मस्तिष्क जो CPU होता है इसी में ये सारे कार्य होते हैं और आपको ये याद रखना है। हार्ड डिस्क में कोई काम नहीं होता। हार्ड डिस्क जो है आपका एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस है। अगर आपको डाटा रखना है तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप। मेमोरी के बारे में आपको पता है, ये भी एक डेटा डिवाइस है, इसमें डेटा आप रख सकते हैं। फ्लॉपी डिस्क भी एक डेटा डिवाइस है जिसमें डेटा आप स्टोर करके रख सकते हैं। बाकी CPU आपका कंप्यूटर का माइंड होता है, इसके बारे में मैंने बता ही दिया। आइए अगले क्वेश्चन में चलते, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि इंटरनेट वाले कंप्यूटर की पहचान किससे होती है। आपको इन चारों विकल्पों में से बताना है। इस प्रकार के क्वेश्चन को मैंने कराया है और आप इसका सही आंसर जरूर दीजिएगा। देखिए पहला जो ऑप्शन दिया गया है ईमेल एड्रेस, B ऑप्शन है स्ट्रीट एड्रेस, C ऑप्शन है IP एड्रेस और D ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको क्या बताना है कि इंटरनेट वाले कंप्यूटर की पहचान किससे होती है, वो आपको बताना है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर C। IP एड्रेस से जो है किसी भी इंटरनेट वाले कंप्यूटर की पहचान होती है। यानी कि इंटरनेट की दुनिया में जो है आपका IP एड्रेस होता है वो एड्रेस की तरह काम करता है। यानी कि आपके डिवाइस का एक इंटरनेट एड्रेस होता है और इससे पता चलता है कि किस डिवाइस में इंटरनेट का इस्तेमाल हो रहा है। तो IP एड्रेस इसका राइट आंसर हो जाएगा। और IP एड्रेस का मैंने फुल फॉर्म आपका बताया था इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो इसको भी याद रखना है। IP एड्रेस का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस आपको याद रखना है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6।
देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा इंटरनेट की सूचना सुरक्षा से संबंधित नहीं है। आपको बताना है कि इंटरनेट की सूचना सुरक्षा से कौन सा विकल्प ऐसा है जो संबंधित नहीं है, उसे बताना है। पहला जो ऑप्शन दिया गया है डेटा एन्क्रिप्शन, बी ऑप्शन है वाटर मार्किंग और सी ऑप्शन है डाटा हाइडिंग और डी ऑप्शन है इंफॉर्मेशन रिट्राइवल। तो देखिए इन चारों विकल्पों में से जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी वाटर मार्किंग। वाटर मार्किंग के बारे में आप सभी जानते होंगे और इस नाम से भी आप परिचित होंगे। आपने देखा होगा कि कई सारे जो कोचिंग संस्थान होते हैं जो अपने वो पढ़ाते हैं और जो अपना नोट्स रखते हैं, अगर उन नोट्स को वो सेल करते हैं तो उस पर उस कोचिंग का एक वाटर मार्क होता है, जो भी होगा उस प्रकार से। तो वाटर मार्किंग जो है आप जो आपके ई बुक्स होते हैं उस पर भी कर सकते हैं, जो PDF फाइल होती है उस पर भी वाटर मार्किंग कर सकते हैं। इससे ये प्रतीत होता है कि जो ये कंटेंट है वो आप ही का है और कोई इस्तेमाल इसको जो है फिर से रिकॉपी करके नहीं कर सकता है। वाटर मार्किंग इसलिए किया जाता है। और देखिए इसके बाद से बाकी जो ये ऑप्शन है, बाकी पहला जो ऑप्शन है आपका डेटा एन्क्रिप्शन, ये भी एक प्रकार का जो है इंटरनेट सूचना की सुरक्षा प्रणाली है। इसके तहत जब आप इंटरनेट अपने फ़ोन में चलाते हैं और उसके बाद से अगर आपका हॉटस्पॉट ऑन है तो कोई भी व्यक्ति आपका जो है इंटरनेट एक्सेस कर सकता है, यानी यूज कर सकता है। लेकिन डेटा एन्क्रिप्शन के तहत हम अपने जो है फ़ोन में हॉटस्पॉट जब चलाते हैं तो सेटिंग में जाकर हम उसमें एक कोड डाल देते हैं, एक पिन डाल देते हैं। तो जब तक वो पिन किसी को पता ही नहीं रहेगा तो आपका इंटरनेट वो इस्तेमाल नहीं कर सकता है। फिर डाटा हाइडिंग की हम बात करें कि जब हम इंटरनेट चलाते हैं तब उस समय हमारा फ़ोन इंटरनेट से कनेक्ट रहता है। तो डाटा हाइडिंग का काम होता है कि जो आपके फ़ोन के इन्फॉर्मेशन होते हैं उनको सिक्योर रखना, उसको हाइड रखना, यानी कि इंटरनेट से कनेक्ट होने के बाद आपका डाटा भी जो है हैक हो सकता है, यानी डाटा चुराया जा सकता है। तो लेकिन डाटा हाइडिंग क्या करता है, आपके फ़ोन के डेटा को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 7। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि निम्न में से भंडारण की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है। आपको बताना है कि डाटा सेव करने या डाटा होल्ड करने, डाटा रखने की सबसे बड़ी इकाई क्या है। इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है। पहला जो ऑप्शन है टेराबाइट, बी है मेगाबाइट और सी ऑप्शन है किलोबाइट और डी ऑप्शन है गीगाबाइट। तो आपको सही आंसर इन चारों विकल्पों में से बताना है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। टेराबाइट जो होता है आपका वो क्या है, TB इसको बोलते हैं। टेराबाइट जो है डाटा भंडारण का सबसे बड़ा जो है नंबर कह लीजिए, ये इकाई है। इसमें मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा डाटा आप रख सकते हैं। 1 TB आता है, 2 TB, 3 TB, इस तरीके से जो है इसकी स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ती जाती है। और मेगाबाइट देखिए MB को कहते हैं, MB जो है आपका मेगाबाइट है। और उसके बाद से किलोबाइट का जो सिंबल होता है आपको पता है KB होता है, KB। और उसके बाद से जो आपका गीगाबाइट है वो आपका GB होता है। अगर इसको सही ऑर्डर में रखें तो सबसे पहले जिसमें ज़्यादा डेटा आप भंडारण कर सकते हैं वो टेराबाइट है, TB कहते हैं। फिर उसके बाद से आपका आता है GB जिसका है नाम गीगाबाइट। फिर उसके बाद से आप इसको MB रख सकते हैं यहाँ पे, मेगाबाइट ये आपका तीसरे नंबर पे आ जाएगा। फिर KB आपका आ जाएगा यहाँ पे चौथे नंबर पे। तो ऑर्डर से भी अगर लगाने की बात करें तो आप इस तरीके से लगा सकते हैं। सबसे ज़्यादा डाटा किस में होल्ड होगा, टेराबाइट में। फिर उसके बाद से GB में यानी गीगाबाइट में। फिर उसके बाद से MB मेगाबाइट। फिर उसके बाद KB किलोबाइट। ठीक है, तो इसको याद रखना है आपको, इस ऑर्डर को भी। और आई थिंक ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 8। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि बीट टर्म का तात्पर्य क्या है, यानी कि ये जो बीट यहाँ पे लिखा गया है इस टर्म का तात्पर्य क्या होता है, आपको इन चारों विकल्पों में से बताना है। पहला जो ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है आपको बाइनरी इन्फॉर्मेशन इसका मतलब होता है। बी ऑप्शन है बाइनरी डिजिट्स होता है और सी ऑप्शन है बाइनरी ट्री होता है और डी ऑप्शन दिया गया है आपका बाइवेरिएट थ्योरी होता है। तो यहाँ पे आपको सही आंसर बताना है कि बीट टर्म का तात्पर्य क्या होता है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बीट का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है बाइनरी डिजिट। और बाइनरी नंबर के बारे में मैंने आपको बताया कि बाइनरी नंबर सिस्टम क्या है, कंप्यूटर की जो है एक कोड की तरह काम करता है। जैसे कि आपको पता है कि कंप्यूटर 0 और 1 की भाषा समझता है, तो किसी भी नंबर को बाइनरी इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करके जो है हम बाइनरी को जो है यूज करते हैं। तो यहाँ पर बीट का जो मतलब होता है वो क्या है, बाइनरी डिजिट्स। अगर क्वेश्चन कोई भी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हो सकता है मुझसे भी गलती हो सकती है, लेकिन मैं प्रयास करता हूं कि आपको जो है करेक्ट इन्फॉर्मेशन दूं, जो आंसर है वो राइट दूं और जो डिटेल्स भी मैं प्रोवाइड करता हूं वो भी ऑथेंटिक रहे। लेकिन इसके बाद भी अगर कोई कमी होती है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 9। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रैखिक डेटा संरचना नहीं है, आपको इन चारों विकल्पों में से बताना है। देखिए पहला जो ऑप्शन दिया गया है एरे, बी ऑप्शन दिया गया है बाइनरी ट्री, सी ऑप्शन है क्यू और डी ऑप्शन है स्टैक। तो सही आंसर जो भी आपको पता है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। बाइनरी ट्री जो है आपका रैखिक डेटा संरचना नहीं है, आपको याद रखना है। देखिए रैखिक डेटा संरचना का जो डेफिनेशन होता है, परिभाषा होता है, उसको भी आप जान लीजिए। यदि कोई डेटा तत्व रैखिक सूची के अनुक्रम का निर्माण करते हैं तो वो डेटा संरचना रेखीय माने जाते हैं, आपको याद रखना है। अगर इसके कुछ उदाहरण के बारे में बात करें तो इसमें जो है आपका स्टैक आता है जो इसमें दिया है, उसके बाद से आपका क्यू भी इसी में आता है, एरे भी आता है। इसके साथ ही साथ और भी ऑप्शन है इसमें, जैसे कि कतार है, लिंक्ड है, जो इस सूची में आते हैं, तो आपको याद रखना है। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 10। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नेटवर्क उपकरण नहीं है, तो आपको बताना है कि इन चारों विकल्पों में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो नेटवर्क उपकरण नहीं है। पहला जो ऑप्शन है राउटर, बी ऑप्शन है स्विच, सी ऑप्शन है हब और डी ऑप्शन है सीपीयू। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। और आपको भी करेक्ट आंसर पता होगा। सीपीयू जो है किसी भी प्रकार का नेटवर्क उपकरण नहीं है। ये जो है आपका कंप्यूटर का माइंड होता है, जो भी प्रोसेसिंग होता है सीपीयू के द्वारा होता है, और इसका फुल फॉर्म भी मैंने बताया है, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। बाकी राउटर जो है आज के समय में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, इस प्रकार का इसका डिवाइस होता है। और यहाँ पे इस प्रकार से नेटवर्क के लिए एक एंटीना लगा होता है, यहाँ पे कई सारे सिंबल होते हैं, अलग अलग कंपनी के राउटर हैं। तो इससे क्या होता है, इंटरनेट को हम इस्तेमाल करते हैं। और उसके बाद स्विच भी जो है एक प्रकार का नेटवर्क उपकरण है। हब का भी आप जानते हैं कि इस्तेमाल जो है नेटवर्क उपकरण के रूप में किया जाता है, यानी कि कई सारे सिस्टम को इसके साथ जोड़ा जाता है और सभी सिस्टम को ये नेट ऑपरेट करने में हेल्प करता है, यानी नेटवर्क जो है प्रोवाइड कराता है। तो बाकी सीपीयू के बारे में आपको पता है कि ये इसका फुल फॉर्म होता है कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, और इसका काम होता है कंप्यूटर का संचालन, यानी कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच में क्या करना, तालमेल बिठाना या उसका इस्तेमाल करने के लिए इसका पूरा उपयोग करना। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 11। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि एक कंपाइलर का प्रयोग निम्न को ऑब्जेक्ट कोड में बदलने के लिए किया जाता है। देखिए ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको पिछले वीडियो में कराया था कि कंपाइलर क्या है, एक प्रकार का प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है, और ये क्या करता है, आपका उच्च स्तरीय भाषा को जो है आपको क्या करता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। आपको क्या याद रखना है कि जो कंपाइलर का क्या काम होता है, उच्च स्तरीय भाषा जो होता है उसको मशीनी लैंग्वेज में क्या करता है, ये कन्वर्ट करता है। और कंपाइलर क्या है, एक प्रकार का प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है, आपको याद रखना है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 12। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि www पर वेब पेज को डालने के लिए आपको किसकी आवश्यकता होती है, इन चारों विकल्पों में से बताना है। पहला जो ऑप्शन है, एक इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता है, बी ऑप्शन एक वेब ब्राउज़र की आवश्यकता है, और सी ऑप्शन है एक वेब सर्वर की आवश्यकता है, और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से सभी। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी की आवश्यकता होगी अगर हमें www पर वेब पेज को डालना है। वेब पेज के बारे में आपको पता है कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था इससे रिलेटेड क्वेश्चन। वेब पेज जो है वेबसाइट का होम पेज होता है, यानी कि जो भी वेबसाइट आप ओपन करते हैं तो उसका इंटरफेस जो आपको सामने दिखाई देता है होम पेज, उसको जो है HTML में डेवलप किया जाता है, उसके बारे में भी मैंने बताया। तो इसी वेब पेज को जो है आपको www पे डालने के लिए जो किस किस चीज़ों की आवश्यकता है, तो इंटरनेट की तो आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी, वेब ब्राउज़र जिसमें आप ब्राउजिंग करते हैं, और एक वेब सर्वर की भी आवश्यकता पड़ेगी, तभी जो है आप www पर वेब पेज को अपलोड कर पाएंगे या डाल पाएंगे, आपको याद रखना है। देखिए वेब पेज किस में तैयार किया जाता है, HTML में, आपको बताया था मैंने, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज उसका फुल फॉर्म होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 13। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि भारत में मोबाइल फ़ोन की सेवा प्रथम बार देने वाली कंपनी कौन सी है, आपको इन चारों विकल्पों में से बताना है। देखिए पहला जो ऑप्शन दिया गया है SSR, बी ऑप्शन है BPL, और सी ऑप्शन है हचिसन, और डी ऑप्शन है एयरटेल। तो आपको बताना है इन चारों विकल्पों में से कि भारत में मोबाइल फ़ोन की सेवा प्रथम बार देने वाली कंपनी कौन सी है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, BPL। BPL कंपनी जो है भारत में जो है सर्वप्रथम बार जो है मोबाइल फ़ोन की सेवा देने वाली कंपनी है, आपको याद रखना है BPL।
इसके डिटेल्स के बारे में अगर बात करें तो बीपीएल जो है मोबाइल कम्युनिकेशन का जो स्थापना वर्ष है वो 1994 है और ये भारत का पहला मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर था। इसके साथ ही साथ इसने अपने वाणिज्यिक सेवाओं का प्रारंभ जो है 1995 में किया। वर्तमान में बीपीएल जो है मोबाइल, इसका जो नाम है वो बदल गया है, वो है आपका लोप हो गया था। और लोप कंपनी को जो है आपका 2014 में भारतीय जो एयरटेल कंपनी है उसने क्या कर ली, इसकी अधिग्रहण कर लिया, यानी कि इसको खरीद लिया। शुरू में जो है भारत में मोबाइल फ़ोन सेवा प्रथम बार देने वाली कंपनी बीपीएल है। फिर इसके बाद से कुछ समय आगे जाने के बाद जो इसका नाम चेंज हो जाता है, इसका नाम लोप हो जाता है। लेकिन 2014 के बाद इस कंपनी का अधिग्रहण हमारे एयरटेल कंपनी यानी भारत की जो एयरटेल कंपनी है वो क्या करती है, लोप का अधिग्रहण कर लेती है या इसको खरीद लेती है। तो आपको इसे याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 14। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि ब्लॉग क्या है। देखिए ब्लॉग नाम से आप सभी परिचित होंगे, तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि ब्लॉग क्या है, इन चारों विकल्पों में से बताना है। पहला जो ऑप्शन दिया गया है ऑनलाइन म्यूजिक है, बी ऑप्शन है इंट्रानेट है और सी ऑप्शन दिया गया है ए पर्सनल और कॉरपोरेट वेबसाइट इन द फॉर्म ऑफ ऑनलाइन जर्नल्स है। डी ऑप्शन है ए पर्सनल और कॉरपोरेट गूगल सर्च। तो इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है कि ब्लॉग क्या है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। ए पर्सनल और कॉरपोरेट वेबसाइट इन द फॉर्म ऑफ ऑनलाइन जनरल। तो ये इसका जो है आपका ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके डिटेल्स के बारे में भी मैं आपको बता रहा हूँ कि ब्लॉग क्या है, ब्लॉग का फुल फॉर्म क्या है और ब्लॉग के टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए ब्लॉग का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है वेब लॉग, यानी कि इसका पूरा नाम क्या है, वेब लॉग। इसको आपको याद रखना है। क्या नाम है इसका नाम, वेब लॉग। इसका पूरा नाम वेब लॉग होता है। और आपने देखा होगा कि आप जब भी कोई इन्फॉर्मेशन या आर्टिकल्स या लेख जब सर्च करते हैं तो आपको उससे रिलेटेड अगर कोई भी व्यक्ति या ब्लॉगर, ब्लॉग लिखने वाले को ब्लॉगर कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। तो अगर उसने उससे संबंधित कोई भी ब्लॉग लिखा होगा जानकारी, तो आप इंटरनेट पे जब सर्च करते हैं गूगल में तो वो ब्लॉग आपको दिखाई पड़ता है और आप उसे पढ़ते हैं। और ब्लॉगर की एक वेबसाइट है blogger.com, उस पर जाके आप ब्लॉगर का अपना अकाउंट बना सकते हैं और आप खुद भी ब्लॉग लिख सकते हैं। अब इसके डिटेल्स के बारे में थोड़ा बात करें तो यह किसी भी व्यक्ति द्वारा संचालित एक वेबसाइट है और जिसमें वह अपने विचार, घटनाएं, चित्र तथा चलचित्र डाल सकता है। यानी कि जो ब्लॉग होता है एक प्रकार का अकाउंट होता है। अब जिससे रिलेटेड आपका ब्लॉग होता है, आप उससे रिलेटेड आर्टिकल्स लिखते हैं, आप जो है किसी भी घटनाओं के बारे में डिटेल लिख सकते हैं, जो फ़ोटो हैं उसे डाल सकते हैं। और ये एक प्रकार से कह लीजिए आपकी डायरी है। अगर ऑफलाइन की तरह देखें तो एक डायरी है जिसमें आप अपने बारे में लिखते हैं, लेकिन आपकी डायरी क्या होती है, पब्लिकली नहीं होती है। लेकिन ये ब्लॉग जो होता है पब्लिकली होता है, इसको कोई भी पढ़ता है। अब बात कर लें कि ब्लॉग के टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए ब्लॉग के कई टाइप्स होते हैं, जिसमें आपका एक पर्सनल ब्लॉग होता है। पर्सनल ब्लॉग का मतलब जिसको आप खुद लिखते हैं। फिर उसके बाद से आर्ट ब्लॉग होता है, जिसमें आप जो है फोटोग्राफी से संबंधित जो है फ़ोटो उसमें डालते रहते हैं। फिर फोटो ब्लॉग होता है, फिर वीडियो ब्लॉग होता है, फिर माइक्रो ब्लॉग होता है। तो ये कुछ टाइप्स हैं ब्लॉग के, आपको इसे याद रखना है। पहले तो आपको क्या याद रखना है, ब्लॉग का संक्षिप्त रूप या इसका फुल फॉर्म क्या है, वेब ब्लॉग। और ये जो है बेसिकली एक प्रकार की डायरी होती है जिसमें हम अपने जो भी टॉपिक्स होते हैं जिससे हमारा अकाउंट रिलेटेड होता है उससे रिलेटेड हम ब्लॉग लिखते हैं और इस ब्लॉग को क्या करते हैं, लोग पढ़ते हैं। तो आई होप कि ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। देखिए कहीं से भी डाउट हो, कुछ भी समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। मेरा बस प्रयास रहता है कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से मैं बताऊं, लेकिन मुझे भी पता है कि मैं पूरी तरीके से आप सभी को सर्टिफाइड नहीं कर सकता हूं, लेकिन मैं सर्टिफाइड करने का प्रयास करता हूं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 15। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सी वेबसाइट भारतीय वैवाहिक वेबसाइट नहीं है, आपको इन चारों विकल्पों में से बताना है। तो देखिए पहला जो ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है आपका www.jeevansathi.com, बी ऑप्शन है www.bharatmetromani.com, फिर सी ऑप्शन है www.shaadi.com और डी ऑप्शन है www.ukSingleMuslim.com। तो आपको इन चारों विकल्पों में से बताना है कि कौन सी ऐसा विकल्प है जो भारतीय वैवाहिक वेबसाइट नहीं है। सभी जो है वैवाहिक वेबसाइट हैं आपकी जिस पे मैरिज होती है। तो यहाँ पे देखिए जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो है आपका
ऑप्शन नंबर डी www.ukSingleMuslim.com। यह एक भारतीय वैवाहिक वेबसाइट नहीं है। ये जो है आपका, तो ये जो वेबसाइट आपकी है ये आपका मुस्लिम जो रिलीजन है आपका, उनके शादियों के लिए वेबसाइट बनाई गई है। तो वो यहाँ पे अपना अकाउंट बनाते हैं और अपना फ़ोटो और अपना डिटेल सब सबमिट करते हैं। जिस प्रकार से आप समझ लीजिए कि हमारे पुराने समाज में क्या होता था कि एक मीडिएटर व्यक्ति होता था, वो लड़के लड़कियों के फैमिली से मिलता था और उनमें संबंध बनते थे, बात बनती थी तो शादियाँ होती थी। लेकिन अब मीडिएटर का काम जो है आज की ये वर्तमान समय में वेबसाइट कर रही हैं। और ऊपर की जो टॉप 3 आप देख रहे हैं वेबसाइट, ये भारत की वेबसाइट हैं, जैसे जीवनसाथी.com, इसका भी ऐड आपने टीवी पे देखा होगा। इसके साथ ही साथ जो है www.bharatmetromoney.com, इसका जो है धोनी प्रचार करते हैं, इसको भी आपने देखा होगा। और शादी.com के बारे में भी पता होगा। तो ये तीनों जो है भारतीय क्या हैं, वैवाहिक वेबसाइट हैं। इस पे जो है अपना अकाउंट बना सकते हैं और उसमें आप अपना सारा डिटेल्स डाल सकते हैं। तो ये मीडिएटर का काम करते हैं, यानी दोनों पक्षों को मिलाने का काम करती है और शादी को कंप्लीट कराती है। लेकिन ये नीचे जो ऑप्शन डी दिया गया है ये आपका मुस्लिम रिलीजन से रिलेटेड है और इनकी वेबसाइट है और इस पर ये लोग अकाउंट बनाते हैं। और इसी प्रकार से जैसे ऊपर की वेबसाइट पर काम होता है उसी प्रकार से इसमें भी काम होता है। लेकिन ये यूके का मतलब है यूनाइटेड किंगडम, आपको याद रखना है, वहाँ की ये वेबसाइट है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 16। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर टैली निम्नलिखित में से किसके द्वारा विकसित किया गया है। टैली के बारे में आप सभी को पता है, इसमें अकाउंट से संबंधित काम होते हैं। टैली का अलग से कोर्स भी होता है, उसको सीखना पड़ता है कि टैली सॉफ्टवेयर को कैसे ऑपरेट करते हैं। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कि अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर टैली जो है इन चारों विकल्पों में से किसके द्वारा विकसित की गई है, आपको बताना है। पहला जो ऑप्शन है HCL के द्वारा, बी ऑप्शन है TCS के द्वारा, सी ऑप्शन है इन्फोसिस के द्वारा और डी ऑप्शन है विप्रो के द्वारा। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, TCS के द्वारा जो है अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर टैली जो है विकसित की गई है और ये भारत की कंपनी है। देखिए TCS का जो फुल फॉर्म होता है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज जो है इसका फुल फॉर्म है और ये टाटा ग्रुप की कंपनी है जो सॉफ्टवेयर डेवलपिंग का काम करती है, आपको याद रखना है। तो देखिए TCS का फुल फॉर्म क्या हो गया आपका, अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि TCS का फुल फॉर्म क्या है तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विस जो है इसका फुल फॉर्म है और ये सॉफ्टवेयर डेवलप का काम करती है। इसके साथ साथ इन्फोसिस भी भारत की एक कंपनी है जो IT सेक्टर की कंपनी है, विप्रो भी IT सेक्टर की कंपनी है। तो इसके बारे में, लेकिन यहाँ पे टैली जो सॉफ्टवेयर पूछा गया इसको डेवलप करने का काम TCS ने किया गया और ये TCS ग्रुप की टाटा ग्रुप की ये कंपनी है और TCS का फुल फॉर्म मैंने बताया आपको टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, तो इसको आप याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 17। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि कंप्यूटर प्रोग्रामों में त्रुटियों को कहा जाता है, यानी कि कंप्यूटर प्रोग्राम में अगर कोई त्रुटि हो जाती है तो उस त्रुटि को किस नाम से जाना जाता है, इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है। तो देखिए इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उसको बग्स कहा जाता है, आपको याद रखना है। कंप्यूटर प्रोग्राम में जो त्रुटि हो जाती है उसको बग्स कहा जाता है। बग्स जो है एक प्रकार का एरर है जो कंप्यूटर में उपस्थित प्रोग्रामों में पाया जाता है, लेकिन बग्स को हटाने की जो क्रिया होती है वो डेबग कहलाती है। अगर कोई भी एरर कंप्यूटर प्रोग्राम में हो जाती है और अगर उस एरर को हटाया जाता है तो उस क्रिया को क्या कहा जाता है, डेबग। आपको याद रखना है क्या कहा जाता है, डेबग। डेबग उसको कहा जाता है और ये हमारा क्या था, बग्स। इसको भी आपको याद रखना है, कंप्यूटर प्रोग्राम में अगर कोई एरर है तो उसको बग्स कहा जाता है और अगर इसी एरर को या मिस्टेक्स को हटाया जाता है या हटाने की क्रिया को क्या बोला जाता है, डेबग। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 18। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि HTML का उपयोग मूलतः निम्न में से किसके अभिकल्प के लिए किया जाता है। इस क्वेश्चन को मैंने पिछले वीडियो में कराया था और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ देता हूं क्योंकि इस क्वेश्चन को मैंने कराया है और बहुत ही अच्छे तरीके से डिटेल में भी बताया है, तो आप सभी इसका जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 19। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि वर्ल्ड वाइड वेब पर दस्तावेजों के वैश्विक पते के रूप में परिभाषित किया गया है। किसको परिभाषित किया जाता है, इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है। पहला जो ऑप्शन है URL, बी ऑप्शन है आपका HTML और सी ऑप्शन है CD ड्राइव और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, URL। प्रश्न में यही पूछा गया है कि वर्ल्ड वाइड वेब पर दस्तावेजों के वैश्विक पते के रूप में परिभाषित जो है URL को
किया जाता है। देखिए यूआरएल का जो फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर जो है इसका फुल फॉर्म होता है, आपको याद रखना है। और इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में अगर जान लिया जाए तो किसी वेबसाइट का अद्वितीय नाम या पता जिससे उसे इंटरनेट पे जाना, पहचाना और उपयोग किया जाता है उसका यूआरएल यानी कि उसको जो है क्या कहा जाता है, यूआरएल। और इसका फुल फॉर्म मैंने क्या बताया आपको, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर जो है इसको कहा जाता है। यह जो है किसी भी वेब पते का सामान्य रूप निम्न प्रकार का होता है। और यहाँ पर जो है टाइप, उस सर्वर का टाइप भी ये बताता है, यानी कि किस प्रकार का ये सर्वर है वो यूआरएल बताता है। बेसिकली आपको थोड़ा सा जो मैंने अभी बताया उसको ज़्यादा ध्यान से याद करना है। यूआरएल के बारे में एक क्लास पूरा डिटेल में हो सकती है, लेकिन आपको ये याद रखना है कि यूआरएल जो है किसी भी वेबसाइट का अद्वितीय नाम या पता जिससे उसे इंटरनेट पे जाना या पहचाना या उपयोग किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, यूआरएल। और यूआरएल का फुल फॉर्म आपको याद रखना है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इतना आपके लिए बहुत ज़्यादा है और यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। अगर डिटेल में आप जानना चाहते हैं तो इसके बारे में मैं एक वीडियो डिटेल में बना दूंगा और अच्छे तरीके से यूआरएल के बारे में मैं डिटेल में समझा दूंगा। लेकिन यहाँ पे हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा इसके डिटेल्स के बारे में जानते चलते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 20। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि यूएसबी दर्शाता है, यानी कि यूएसबी जो होता है इसका फुल फॉर्म आपको बताना है। हिंदी में इसी टाइप से थोड़ा सा क्वेश्चन पूछता है तो लोगों को बहुत डिफिकल्ट लगता है। जाहिर सी बात है डिफिकल्टी लगेगा क्योंकि इस तरह के शब्द हम कभी सुनते नहीं हैं, तो एग्जाम टाइम में अगर इस तरह से शब्दों का इस्तेमाल होता है तो हमें डिफिकल्ट लगता है। लेकिन इसके लिए मैंने आप सभी को बताया था कि अगर हिंदी में समझ में नहीं आता है तो कॉर्नर में जो ऑप्शन आपका एग्जाम में यहाँ पे देता है लैंग्वेज चेंज करने का, आप वहाँ से अपनी लैंग्वेज को जो है चेंज करके इंग्लिश में करके उसको समझ सकते हैं। तो यूएसबी का फुल फॉर्म क्या है, इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है। पहला ऑप्शन है यूनाइटेड सीरियल बस, बी ऑप्शन है यूनिवर्सल सिक्योरिटी ब्लॉक, और यहाँ पे सी ऑप्शन है यूनिवर्सल सीरियल बस, और चौथा ऑप्शन दिया गया अल्ट्रा सिक्योरिटी ब्लॉक। तो इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है कि यूएसबी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो देखिए इसका राइट जो आंसर हमारा है वो है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। यूनिवर्सल सीरियल बस जो है यूएसबी का फुल फॉर्म होता है, आपको याद रखना है। यूएसबी का आप सभी इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि यूएसबी के माध्यम से जो है अपने फ़ोन को आप जो है लैपटॉप से कनेक्ट भी करते हैं, या फिर सीपीयू अगर पुराना कंप्यूटर है जिसमें सीपीयू है तो उसमें भी आप यूएसबी के माध्यम से जो है आप अपना कीबोर्ड या फिर उसके साथ साथ माउस या पेन ड्राइव कुछ भी आप कनेक्ट करते हैं। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है आपको याद रखना है यूनिवर्सल सीरियल बस। यूएसबी से डेटा ट्रांसफ़र भी आप कर सकते हो, इससे लोग इंटरनेट भी चलाते हैं, तो आपको ये याद रखना है क्या, यूएसबी का फुल फॉर्म यूनिवर्सल सीरियल बस। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 21। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि सूक्ष्म प्रक्रिया यानी कि माइक्रो प्रोसेसिंग निम्नलिखित में से किसके लिए बनी है, आपको इन चारों विकल्पों में से बताना है। पहला जो ऑप्शन है कंप्यूटर के लिए बनी है, बी ऑप्शन है डिजिटल सिस्टम के लिए, सी ऑप्शन है कैलकुलेटर के लिए, और डी ऑप्शन है इलेक्ट्रिक गुड्स के लिए। तो इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है कि सूक्ष्म प्रक्रिया या माइक्रो प्रोसेसिंग किसके लिए बनी है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका कंप्यूटर के लिए, यानी कि जो माइक्रो प्रोसेसिंग है वो कंप्यूटर के लिए बनी हुई है। क्योंकि कुछ भी हम जब भी सटीकता के साथ अगर काम करने की बात आती है तो कंप्यूटर हमारा पहले नंबर पे आता है। कोई भी काम हमें करना होता है, चाहे प्रोग्रामिंग हो या फिर कोई भी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, या कैलकुलेटर हो गया, अकाउंटिंग हो गया, तो कंप्यूटर जो है सटीक जो है पूरी तरीके से वर्क करता है, कोई भी डेटा इधर से उधर नहीं होता है। तो सूक्ष्म प्रक्रिया यानी कि माइक्रो प्रोसेसिंग किससे रिलेटेड है, कंप्यूटर से, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि ग्राफिक्स, मूल पाठ, ध्वनि, वीडियो एवं सजीवता से युक्त सूचना को कहा जाता है। तो इन चारों विकल्पों में से आपको सही आंसर बताना है कि ग्राफिक्स, मूल पाठ, ध्वनि, वीडियो एवं सजीवता से युक्त जो सूचना होती है उसे क्या कहा जाता है। पहला ऑप्शन है मल्टी प्रोग्राम कहा जाता है, बी ऑप्शन है मल्टी फेसेट कहा जाता है, सी ऑप्शन है मल्टीमीडिया कहा जाता है, डी ऑप्शन है मल्टी प्रोसेस कहा जाता है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इसको मल्टीमीडिया कहा जाता है। मल्टीमीडिया यानी कि जो आप वीडियो देखते हैं वो ध्वनि से लैस होती है, उसमें ग्राफिक्स इस्तेमाल होता है, उसमें स्क्रिप्ट होता है और वीडियो होता है, यानी कि पूरी तरीके से वो सजीव आपको लगता है, तो उसी को क्या बोलते हैं, मल्टीमीडिया। आपको याद रखना है उसको क्या कहते हैं, मल्टीमीडिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि एक कीबोर्ड में कम से कम कितनी कुंजियाँ होती हैं, यानी कि कीबोर्ड में जो बटन होता है वो कम से कम कितना होता है। अधिक तो हो सकता है लेकिन मिनिमम एक रेशियो रखा गया है, वो कितना होता है आपको इन चारों विकल्पों में से बताना है। पहला जो ऑप्शन है 51
सॉरी 91 कुंजी होती है, बी ऑप्शन है 101 कुंजी होती है, या सी ऑप्शन है 111 बटन होता है, या डी ऑप्शन है 121 बटन होता है। तो आपको बताना है कि एक कीबोर्ड में कम से कम कितने बटन हो सकते हैं। ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन कम से कम कितने हो सकते हैं आपको वह बताना है। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, 101। कम से कम जो है 101 बटन होते हैं एक कीबोर्ड में, उससे अधिक भी हो सकते हैं, 104 भी हो सकते हैं, 108 भी हो सकते हैं। ठीक है, इस टाइप से जो है स्पेशल टाइप के कीबोर्ड आते हैं उसमें जो है एक्स्ट्रा बटन ऐड हो सकते हैं, लेकिन कम से कम 101 बटन होता है आपका किस में, कंप्यूटर कीबोर्ड में। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 24। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि ईमेल पता यानी कि एड्रेस में कितने भाग होते हैं, आपको इन चारों विकल्पों में से बताना है। पहला जो ऑप्शन है 2 भाग होते हैं, बी ऑप्शन है 3 भाग होते हैं, सी ऑप्शन है 4 भाग होते हैं, डी ऑप्शन है 5 भाग होते हैं। तो आपको बताना है कि जो ईमेल पता होता है या एड्रेस होता है उसमें कितने भाग होते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। ईमेल पते में जो है 2 भाग होते हैं, और इसमें जो है पहला जो होता है वो यूजर का नाम होता है तथा दूसरे भाग में सर्विस देने वाले कंपनी का नाम होता है। अगर एग्जाम्पल से आप इसको समझना चाहेंगे तो जैसे यहाँ पे देखिए कि UGC 123@gmail.com, इस तरीके से एक आप ये ईमेल आईडी है। तो इसमें आप यहाँ पर आगे देखेंगे कि UGC 123 ये यूजर का नाम है, और इसके बाद @ के बाद जीमेल यानी कि जो सर्विस देने वाला है गूगल की कंपनी, ये जो जीमेल है इसका है पता यहाँ पे। तो ये 2 भाग में क्या होता है, डिवाइड होता है। आपको याद रखना है शुरू में जो होता है वो यूजर का नाम होता है, उसके बाद में सर्विस देने वाली कंपनी का नाम होता है। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 25। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि कोरल ड्रा एक लोकप्रिय भाग है, आपको बताना है किसका है। पहला जो ऑप्शन है यहाँ पे चित्रण कार्यक्रम के लिए, बी ऑप्शन है प्रोग्रामिंग की भाषा के लिए, सी ऑप्शन है टेक्स्ट प्रोग्राम के लिए, और डी ऑप्शन है आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इन चारों विकल्पों में से आपको सही आंसर बताना है कि कोरल ड्रा एक लोकप्रिय भाग है। आप इसको सॉफ्टवेयर समझ सकते हैं कि कोरल ड्रा एक सॉफ्टवेयर है, लेकिन इसका इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है, आपको इन चारों विकल्पों में से बताना है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, चित्रण कार्यक्रम के लिए यानी कि डिजाइनिंग के लिए जो है कोरल ड्रा सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि जो शादी के कार्ड होते हैं उसमें बहुत सारे के डिज़ाइन पैटर्न छपे होते हैं, तो उसकी डिजाइनिंग जो है कोरल ड्रा में की जाती है। इसको छोड़ के भी और कुछ भी डिजाइनिंग के काम करना है चित्र से रिलेटेड तो वो कोरल ड्रा में किए जाते हैं, आपको याद रखना है। आई थिंक ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आपको। और ये हमारा वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस वीडियो में हम 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर कर रहे थे जो कि आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए थे, और ये हमारा सूचना और संचार प्रौद्योगिकी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। इसी प्रकार से आपको एक पार्ट और मिलेगा, उसके बाद से प्रीवियस ईयर के आई थिंक मैं आपको 171 क्वेश्चन के आसपास जो है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी वाले यूनिट से क्वेश्चन कवर करा दूंगा, और इसके बाद से हम नेक्स्ट यूनिट में जो है प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है उनको कवर करेंगे। जो नेक्स्ट यूनिट हमारा है लोक विकास और पर्यावरण वाला यूनिट, तो ये भी यूनिट काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो इससे रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे उनको भी बहुत ही अच्छे तरीके से डिटेल में सॉल्व करेंगे, जैसे कि हमने सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी वाले यूनिट के क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो आशा करता हूं कि ये वीडियो आप सभी को काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, और वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेरी है, क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। एग्जाम रिलेटेड अगर क्वेरी है, किसी भी प्रकार की एग्जाम रिलेटेड आपको प्रॉब्लम है या किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए, मैं उसका जो है आंसर देने का प्रयास करूँगा। और आशा करता हूँ कि वीडियो का सेशन आप सभी को पसंद आया होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक और क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।